हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग की बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर है आपका शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, साइकोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, लॉरेंस कोहलबर्ग आपको जरूर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, श्योरली कि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है लॉन्ग में पूछ लिया जाए कि लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसको समझाइए। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इसको इस तरीके से इतनी आसान भाषा में समझ लेंगे कि आपको दोबारा कभी भी लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीएड तो आप कर ही रहे हैं, चाहे आप आगे टेट दें, सीटेट दें, जो भी आपका टीचिंग एग्जाम रहेगा उसमें लॉरेंस कोहलबर्ग यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पूरी थ्योरी इनकी आज हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से सारी क्लासेस हमारी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले जितना भी कंटेंट है वो पढ़ चुके हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है इसको नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहा गया है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको धीरे धीरे से। लॉरेंस कोहलबर्ग थे कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे वह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। ऐसा क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में पूछा जा सकता है। लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसको हम नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इनके सिद्धांत को समझने के लिए नैतिकता समझना बहुत आवश्यक है कि इसमें जो नैतिकता की बात हो रही है, मोरालिटी क्या है। नैतिकता वह गुण है जिससे व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर पाता है। नैतिकता एक मोरालिटी क्या है? एक ऐसी क्वालिटी है जिससे व्यक्ति सही क्या है, गलत क्या है, उसको पहचान पाता है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है कि नैतिकता क्या है, अनैतिकता क्या है। किसी को मारना, पीटना, चोरी करना अनैतिकता है। किसी का सम्मान करना, सद्व्यवहार करना, है ना, अपने अंदर अच्छे आचरण होना, ये क्या है? ये नैतिकता है। तो यही आप यहाँ से मोरालिटी आप समझ पाए कि नैतिकता क्या है। तो जो बच्चा होता है वो अपने सामाजिक परिवेश से, सबसे पहले अपने परिवार से, फिर अपने समाज से, अपने विद्यालय से नैतिक और अनैतिक बातों को वो सीख पाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। जो हिंज है, ये देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है ये हिंज के ऊपर डिपेंड है। इन्होंने एक पर्सन यानी हिंज के ऊपर पूरी कहानी इन्होंने समझाई है। वो स्टोरी क्या है, हम उस स्टोरी को समझते हैं। ये कहते हैं, इन्होंने एक कहानी बताई है कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था। कौन? एक हिंज नाम का व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ कि उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। ठीक है, डॉक्टरों ने कहा इसकी दवाई सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। डॉक्टरों ने क्या कहा कि इसकी जो दवाई है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, अगर तुम वो दवाई ले आओ तो तुम्हारी वाइफ की जान बच सकती है। हिंज उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और जितने पैसे हिंज के पास होते हैं वह उतने देता है कि भाई मेरे पास टोटल इतने पैसे हैं, ये तुम ले लो, लेकिन दवाई मुझे दे दो, क्योंकि वो दवाई सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, बाकी कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन दवाई वाला उस दवाई की कीमत से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांगता है। 10 गुना ज़्यादा क्यों मांगता है? पहली बात तो सिर्फ उसी के पास है। दूसरी बात, वो दवाई उसने बहुत रिसर्च करके, खोज करके उसने प्राप्त की है, बड़ी मेहनत उसने उसमें लगाई है, क्योंकि उसने उस दवाई का आविष्कार बहुत ही मेहनत और खर्च पर किया था, इसीलिए वो उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे मांगता है। हिंज के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो दवाई खरीद करके अपनी वाइफ को बचा पाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अब वो दवाई नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। ठीक है, इसलिए वो दवाई चोरी करने का प्लान बनाता था कि बेटा ठीक है, तुम मुझे अगर दवाई नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हारी दवाई चोरी कर लूंगा। ऐसा वो प्लान बना रहा है कि मुझे दवाई नहीं दे रहा है, जब दवाई नहीं देगा तो वाइफ मर जाएगी, इससे बढ़िया मैं इसकी दवाई चोरी कर लेता हूँ। वो ऐसा प्लान बनाता है। रात में जाकर के उस व्यक्ति के स्टोर से वह दवाई हिंज चोरी कर लेता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया। ऐसा जो है, कोहलबर्ग ने इस कहानी के बेस पर हमें नैतिक विकास का सिद्धांत समझाया और उन्होंने 2 बातों पर बल दिया। क्या?
एक तो नैतिक दुविधा पर बल दिया उन्होंने। नैतिक दुविधा क्या होती है? जिसको हम मोरल डिलेमा कहते हैं। मोरल डिलेमा का मतलब होता है सही और गलत के बारे में निर्णय यानी डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। जब हम सही और गलत का निर्णय कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं, तो वहां पे जब हम सही और गलत को नहीं पहचान पाते, निर्णय ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। कैसे नैतिक दुविधा कहलाती है? जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और अगर नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी। अब वो करे तो करे क्या? यहाँ पे सही और गलत के बीच वो निर्णय ले रहा है, यानी कि यहाँ पे वो धर्म संकट में फंस गया है। अगर चोरी कर रहा है तो गलत है, और नहीं कर रहा है तो उसकी वाइफ जा रही है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है? उसकी वाइफ है ना, हिंज की, और ये पुलिस है। अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी वाइफ जा रही है, और अगर चोरी कर रहा है तो पुलिस उसको पकड़ करके ले जाएगी। इसे क्या कहते हैं? इसे नैतिक दुविधा कहते हैं। इसे मोरल डिलेमा कहा जाता है, जब सही और गलत के बीच निर्णय आदमी नहीं ले पाता है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने धर्म संकट डिलेमा की स्थिति उत्पन्न करके उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। बच्चों से पूछा, जब बच्चों के सामने उन्होंने ऐसी बात रखी, ये कहानी सुनाई, फिर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना चाहा कि अब इसमें क्या होना चाहिए, है ना। जैसे अगर मित्र की जान बचाने में खतरा है, क्या फिर भी उसकी सहायता की जाए? मान लीजिए आपका कोई खास मित्र है, ठीक है, और वो नदी में नहा रहा था, नहाते नहाते अचानक बीच में पहुंच गया, अब वो डूबने की कगार पर है। अगर मित्र आपका है, अगर आप उसको बचाने जाते हैं तो आपकी भी जान जा सकती है। लगभग 90%, 99% मान लो, तो आपकी भी जान जा सकती है। और अगर नहीं बचाते हैं तो आपका मित्र जा रहा है, आपके पीछे भी परिवार है, आपके अपने भी हैं, उनको भी देखना है। अब यहाँ धर्म संकट में आप फंस गए हैं। अगर नहीं बचाते हैं तो मित्र जा रहा है, और अगर बचाने जा रहे हैं तो आप खुद भी जा सकते हैं। ये क्या है? बहुत बड़ा धर्म संकट है, ठीक है। इसे ही क्या कहा गया है? डिलेमा कहा गया है। इसी प्रकार जो हिंज था वो भी धर्म संकट में फंस गया था। अगर चोरी नहीं करता है तो वाइफ जाती है, चोरी करता है तो पुलिस पकड़ ले जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन उत्पन्न करके उन्होंने बच्चों की प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं इसको। तो इस तरीके से ये क्या है, ये आप समझ पाए, ये इसको ही धर्म संकट कहा गया है, इसको डिलेमा कहा गया है, ठीक है। ये नैतिक दुविधा होती है जब हम सही और गलत के बीच में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नैतिक तर्कणा क्या होती है? नैतिक तर्कणा समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने कहानी के आधार पर क्या था, उन्होंने 2 बातों पर बल दिया। कितनी बातों पर? 2 बातों पर। पहली बात कौन सी? नैतिक दुविधा हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा का मतलब क्या होता है? उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, लखनऊ से हैं, कानपुर से हैं या प्रयागराज से हैं, तो आप ये हमारे नोट्स ले सकते हैं 9628182649। इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। हमारे पेड नोट्स ले सकते हैं, इसके लिए आपको फीस पे करनी होती है। नोट्स हमारे व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड होते हैं, बहुत ही गजब कंटेंट के साथ। कम से कम समय में आप बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं इन नोट्स को पढ़ के। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कोहलबर्ग ने 2 बातें बताई। पहली नैतिक दुविधा जो हम समझ गए, जिसमें कहा गया है कि सही और गलत के बीच में निर्णय आदमी नहीं ले पाता है, धर्म संकट में फंस जाता है। दूसरी बात होती है नैतिक तर्कणा, जिसको मोरल रीजनिंग कहा गया है। सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत में किसी एक को चुनना नैतिक तर्कणा कहलाता है। जैसे हिंज ने क्या चुना था? चोरी को चुना था, ठीक है। जब वो निर्णय नहीं ले पा रहा था तो वो नैतिक दुविधा में फंस गया था। फिर उसने एक निर्णय लिया, एक डिसीजन उसने फाइनल किया, क्या? कि मैं चोरी करूंगा, वाइफ को बचाऊंगा, ठीक है, जेल पुलिस बाद में देखूंगा। तो यहां पे उसने एक डिसीजन को लिया, यही नैतिक तर्कणा कहलाती है। क्या समझे आप? जो पहली बात थी वो धर्म संकट था, जहां व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरी बात नैतिक तर्कणा, जहां व्यक्ति किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। सही और गलत में से किसी एक को चुन लेना नैतिक तर्कणा कहलाता है। जैसे हिंज ने क्या चुना था? हिंज ने चोरी करना सुना था, और बाद में उसको पुलिस पकड़ करके भी ले गई। कोहलबर्ग ने तो 2 बातें आप समझ ली। अब देखिए, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल और 6 स्टेजेस भी बताई है। समझिए इस बात को। कोहलबर्ग ने
नैतिकता के कितने लेवल बताए हैं, कितने स्तर बताए हैं, 3, और स्टेजेस यानी कि चरण कितने बताए हैं, 6। अब हम 3 लेवल में 6 चरण को पढ़ेंगे। देखिए कैसे, एक लेवल में आपको 2 स्टेज मिलेंगे। पहला है पूर्व लौकिक स्तर, जिसको प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। ये अवस्था 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होती है। जब बच्चा 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच तक होता है, यह अवस्था तब बच्चे में देखने को मिलती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा, मोरल रीजन दूसरे लोगों के मानकों यानी स्टैंडर्ड्स से निर्धारित होता है, ना कि सही या गलत के अपने आंतरिक मानकों के द्वारा, दूसरों के द्वारा निर्धारित होता है कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। अपने आप डिसीजन नहीं ले पाता बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं, यानी कि उसके भौतिक परिणाम क्या होंगे, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, है ना। यह हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल होता है। अब देखिए इसमें क्या है, पहली अवस्था जो आती है वो आज्ञा एवं दंड की अवस्था। भौतिक परिणाम का मतलब बाहरी परिणाम क्या होंगे उसके, ठीक है, हमें कोई पुरस्कार मिलेगा, कोई रिजल्ट, कोई गिफ्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, ये भौतिक परिणाम कहलाते हैं। इसमें आपको 2 स्टेजेस मिलेंगी। पहला लेवल था ये, स्टेजेस में 2, एक तो ए रहेगी, दूसरी बी रहेगी। ए में क्या बताया गया है, इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी, पहली आपकी आज्ञा एवं दंड की अवस्था, यानी कि दंड के भय से आज्ञा का पालन करना आज्ञा एवं दंड की अवस्था कहलाता है। बात समझ में आई। अच्छा या बुरा कार्य पूरी तरह से उसके परिणाम पर निर्भर करता है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप उसका परिणाम जानते हैं। अगर आप बुरा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप उसका परिणाम जानते हैं, ठीक है। अच्छा या बुरा कार्य पूरी तरह से उसके परिणाम पर निर्भर करता है। बालक दंड के भय से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन किसी गलत क्रिया को गलत नहीं मान सकता यदि यह क्रिया पहचानी ना जाए। अगर उसकी पहचान ना की जाए तो फिर वो उसको गलत मानता ही नहीं है, और दंडित अगर उसको नहीं किया जाता है तो वो उसे नहीं पता कि चोरी क्या होती। किसी की पेंसिल चुरा के ले आया, घर वालों ने उसे कुछ नहीं कहा, चलो बेटा कोई बात नहीं, तो वो फिर चुराएगा, क्योंकि वो उसके रिजल्ट को नहीं समझ पाया। इस पिक्चर्स के माध्यम से समझिए, जैसे यहाँ पे बात ये लिखी थी कि बालक दंड के भय से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ मेहमान आए, ठीक है, मेहमान आए, लेकिन जो आपका बच्चा है, छोटा बच्चा है, 4 से 10 साल का है, तो वो अपने खेलने में मस्त है या अपने काम में मस्त है। उसने मेहमानों से नमस्ते, हाय, हेलो, पैर छूना कुछ नहीं किया, ठीक है। अब आप उसको देख रहे हैं, जब मेहमान चले गए अब आप बच्चे पर बरस पड़े, टूट पड़े, उसको मारने खाने को तैयार हैं, ठीक है। तो बच्चा फंस जाता है, कहता है मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली कि मैंने जो है नमस्ते नहीं किया, हालचाल या मतलब पैर नहीं छुए। आप उसको बहुत टाइट करते हैं। फिर जब दोबारा आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो बच्चा देखते ही जाके मेहमानों के पैरों में गिर जाता है, हाय, हेलो, नमस्ते सब कुछ करने लगता है। क्यों करने लगता है, क्योंकि अब वो उसका रिजल्ट जान गया है, वो उसका परिणाम जान गया है कि बेटा अब अगर नमस्ते नहीं करोगे तो पिछली बार केवल डांट पड़ी थी, इस बार उठा पटक भी होगी, हमें पटक पटक के शुद्ध कर देंगे, है ना, घर वाले। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा क्या है, वो रिजल्ट अब जान गया है, इसलिए यहाँ बच्चा कुछ नहीं किया, फिर उसकी डांट पड़ी, अगली बार वो मेहमानों के चरणों में पहले ही गिर गया, क्योंकि वो उसके रिजल्ट को जान गया था, उसके परिणाम को जान गया था। उसने अच्छा काम किया, क्यों किया, क्योंकि वो परिणाम पर निर्भर करता है, क्योंकि वो परिणाम को समझ गया था, रिजल्ट को समझ गया था, इसलिए उसने दंड के भय से बड़ों की आज्ञा का पालन किया। बात समझ में आ गई। इससे आसान क्या समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। जब हिंज ने जैसे, तो यही बात है कि बालक जो है गलत को गलत नहीं मान सकता। उसने पैर नहीं छुए तो इसको वो गलत नहीं मान सकता। अगर आपने उसको डांटा ना होता तो इस काम को गलत नहीं मान सकता था, ठीक है। बच्चा स्कूल से पेंसिल चुरा लाया, आपने उसको कुछ नहीं कहा तो वो उसको गलत नहीं मान सकता है, जब तक उसको दंडित ना किया जाए, डांटा फटकारा ना जाए। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। दूसरी स्टेज इसमें आपकी आती है, फर्स्ट लेवल में दूसरी स्टेज क्या है, स्वलाभ मानसिकता। स्वलाभ मानसिकता का मतलब होता है खुद का लाभ लेने वाली मानसिकता, मेंटेलिटी कैसी हो जिसमें हमारा अपना खुद का लाभ दिखाई दे, उसे स्वलाभ मानसिकता कहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। यह सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें कि व्यक्तिगत फायदा हो। सही बर्ताव क्या है, सही बर्ताव वही है जिसमें हमारा खुद का अपना फायदा दिखे, वही चीज सही है।
यह दूसरों की जरूरतों की सीमित परवाह करता है। कैसी परवाह? सीमित। दूसरों की जरूरतों की बहुत कम परवाह करता है, अपना फायदा देखता है। कैसे? जैसे हिंज की दुविधा में इस स्तर के बच्चों ने मत दिया। बच्चों से जब पूछा गया कि बच्चों यहाँ पे हिंज को क्या करना चाहिए था, तो बच्चों ने उत्तर दिया कि हिंज के लिए सबसे बढ़िया मार्ग वही था जिसमें उसका अपना खुद का फायदा हो, वो चीज उसमें उसके लिए ठीक थी। ठीक है, ये पहली स्टेज की पहला इस जो लेवल था उसकी सेकंड स्टेज थी। अब हमारे सामने दूसरा लेवल आया है, लौकिक स्तर। लौकिक स्तर में क्या होता है इसको समझते हैं। लौकिक स्तर में पहली स्टेज, इस अवस्था को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहली है प्रशंसा की अवस्था, जिसको स्टेज ऑफ प्रेज कहते हैं। इस अवस्था में बालक वही काम करता है जिसका परिणाम उसे प्रशंसा प्रदान करता है। ये जो लेवल होता है इसमें बच्चा वही काम करता है जिसमें उसको प्रशंसा मिले, शाबाशी मिले, है ना, खूब सम्मान मिले। अरे वाह बेटा वाह, तुमने बहुत अच्छे 99% 90% मार्क्स गेन किए हैं। बच्चा यहाँ प्रशंसा देखता है एवं उसके कार्यों को समाज के लोग अनुमोदित, अप्रूव करते हैं। इस अवस्था तक उसे प्रशंसा और निंदा का समझ आ जाता है। यहाँ बच्चा इतना बड़ा हो रहा है, वो समझ पाता है कि क्या होती है प्रशंसा, क्या होती है निंदा, क्या होता है सम्मान, ठीक, क्या होती है बेइज्जती। तो यहाँ पे बच्चा वही काम करता है जिससे उसे प्रशंसा मिले। ठीक है, जैसे यहाँ बच्चे ने अच्छे मार्क्स गेन किए तो मोदी जी उसको गिफ्ट, मतलब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको क्या मिला, अवार्ड मिला, रिवॉर्ड मिला, सम्मान मिला, है ना। तो यहाँ बच्चा समझ जाता है क्या सम्मान है, क्या बेइज्जती है। दूसरी की जो स्टेज है सेकंड लेवल की सेकंड स्टेज, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स। इस अवस्था में बालक सामाजिक रीति रिवाज, मूल्यों, नियमों, प्रथाओं एवं लौकिक क्रियाओं से अवगत हो जाता है। यहाँ बालक समझ जाता है कि समाज के रीति रिवाज क्या हैं, समाज की वैल्यूज क्या हैं, नियम क्या हैं, प्रथाएं क्या हैं, लौकिक क्रियाएं क्या हैं। बच्चा यहाँ पे समझदार हो जाता है, इनके प्रति उसका विश्वास एवं आस्था अटूट हो जाती है। उसमें कर्तव्य की भावना का विकास हो जाता है कि मेरे अपने क्या कर्तव्य हैं, कौन सी ड्यूटीज मुझे निभानी है, और वह समझने लगता है कि कौन सा कार्य अच्छा है और कौन सा कार्य अच्छा नहीं है, वो कौन से काम है जो मुझे करने चाहिए और जो है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान होना चाहिए, कौन से कार्य मुझे नहीं करने चाहिए। अब हम बात करते हैं जो थर्ड लेवल है ना, थर्ड लेवल की पहली स्टेज हमारे सामने होगी। तीसरा लेवल कहता है पश्चात लौकिक स्तर, इसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल भी कहते हैं। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है, यह नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है, बच्चा यह नैतिकता को समझ पाता है। नैतिक अवस्था पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण यानी कि इंटरनल कंट्रोल में होती है, अपने कंट्रोल में होती है, हमारी आंतरिक अवस्था में होती है। इसमें बच्चा निर्णय यानी कि डिसीजन खुद से लेता है, क्योंकि बच्चा समझदार हो गया है भाई, वो खुद डिसीजन, इंटरनल कंट्रोल है उसके अंदर, तो वो खुद निर्णय लेता है, ना कि समाज के तौर पर। पहले बच्चा समाज के तौर पर ले रहा था फर्स्ट स्टेज में, अब यहाँ पे बच्चा समाज के तौर पर निर्णय नहीं लेता है, क्योंकि वो खुद समझदार हो गया है, वो खुद अच्छा और बुरा समझ सकता है कि क्या सही और क्या गलत। इसकी पहली जो स्टेज है, थर्ड लेवल की पहली स्टेज, इसमें यह भी दो वर्गों में विभाजित है। पहले सामाजिक संविदा, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या है, इसमें बालक ये मानते हैं कि नियम लोगों के हित के लिए बने हैं। जो भी रूल्स, जो भी नियम सरकार ने, समाज ने, विद्यालय में जो बने हैं, वो सबके हित के लिए बने हैं, सबके फायदे के लिए बने हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा नियम बन गया है जिससे दूसरों को नुकसान हो रहा है तो उस नियम को तोड़ दो। कैसे? अगर रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बचाई जा सकती है तो वहां पे आप रेड लाइट तोड़ दो। आपका मित्र, आपके मित्र की जान जा रही है, आपके घर परिवार में कोई ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिससे अगर उसको तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया आधे घंटे के अंदर तो वो उसकी जान जा सकती है। तो अब क्या वहां पे आप रेड लाइट
का वेट करेंगे? जाहिर सी बात है हम आप में कोई नहीं करेगा। और रेड लाइट को तोड़ते हुए फीस जो लगेगी भर देंगे, जेल जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हमें 30 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर अपने पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। वहां पे हम आप में से कोई भी उस नियम को नहीं निभाएगा। 110% निभाएगा? नहीं निभाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे किसी की जान को खतरा है। ये नियम हमारे लिए तभी तक ठीक है जब तक वो नॉर्मल सिचुएशन, अगर कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो हम नियम तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर इससे किसी का नुकसान हो रहा है, रेड लाइट तोड़कर किसी की जान अगर बचाई जा सकती है तो डेफिनेटली आप रेड लाइट तोड़ सकते हैं। दूसरी इसकी आती है विवेक की अवस्था, जो तीसरा लेवल है, उसकी लास्ट स्टेज, जिसको विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्शियस कहते हैं। इस अवस्था में बालक अच्छे बुरे, उचित अनुचित, वांछित अवांछित व्यवहारों एवं कृत्यों के संबंध में अपना व्यक्तिगत विचार रखने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार का आधार उसका अपना विवेक होता है, उसका अपना विवेक होता है, क्योंकि बच्चा समझदार है। अब देखिए, तो ये आपने समझ ली 3 लेवल की 6 स्टेजेस। ओके, अब कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना हम देखेंगे, आलोचना करेंगे। ठीक है, ये हम अभी अधिगम प्रेरणा सेकंड क्लास में पढ़ेंगे। पहले कोहलबर्ग के बाद हमारे जो जैसे पावलोव बच्चे हैं, स्किनर बच्चे हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारे नोट्स जो होते हैं ना, इनको अगर आप ले लेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में सब हमने नोट्स तैयार किए हैं। ओके, तो नंबर आपने नोट कर लिया होगा। पहले हम इसकी आलोचना पढ़ लेते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना देखिए। इनके सिद्धांत की आलोचना कैराले गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। बात सही है, इसमें महिलाओं की कम बात हुई है, तो उन्होंने महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है। पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या है? न्याय। जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है? देखभाल, केयर। बच्चे की केयर कैसे करते हैं, घर परिवार में लोगों का देखभाल कैसे करती हैं, यही उनके लिए सबसे बड़ी नैतिकता है। तो ये इनकी आलोचना हर व्यक्ति की होती है, कोहलबर्ग की भी थोड़ी सी हुई। तो इस प्रकार से हमने आज कोहलबर्ग के नैतिक विकास को अच्छी तरीके से समझ लिया है। पहली स्टेज जिसमें बच्चा क्या होता है, आपने इसमें समझा कि यहाँ पे देखिए, शुरुआत से अगर मैं आपको एक बार रिपीट कराऊं तो नैतिक दुविधा का मतलब होता है जहां हम लोग सही और गलत के बीच में डिसीजन नहीं ले पाते कि अगर हम करें तो करें क्या, मित्र को बचाएं या अपने आप को बचाएं। दूसरी आती है इसमें नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा का मतलब होता है जब दो सिचुएशन में हम किसी फाइनल को चुनते हैं, गलत और सही में से किसी एक को चुन लेना ही नैतिक तर्कणा कहलाती है। आज्ञा एवं दंड की अवस्था का मतलब होता है कि जब आप दंड के भय से कोई काम करते हैं या पुरस्कार के लिए कोई काम करते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, ये जो है कि इसको आज्ञा एवं दंड की अवस्था कहा गया है। यहाँ पे आप दंड के भय से काम करते हैं। स्वलाभ मानसिकता का मतलब है जहां आप अपना व्यक्तिगत फायदा देखते हो। प्रशंसा की अवस्था का मतलब है कि आप प्रशंसा क्या है उसको समझ पा रहे हैं, बेइज्जती क्या है उसको समझ पा रहे हैं। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था हो गई। पाश्चात्य लौकिक स्तर हो गया, जहां आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो अपने खुद के तौर पर ले रहे हैं, ना कि समाज के तौर पर। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी नियम है सबके लिए बनाया गया है, लेकिन अगर रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बचाई जा सकती है तो वहां पे आप कानून नियम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने कोहलबर्ग को बहुत आसान भाषा में समझ लिया। सारी क्लासेस ऐसे ही हमारी हैं, इसी तरीके से समझाया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको देख सकते हैं कहीं से भी देख रहे हो। ठीक है, हमारे जो प्रॉपर नोट्स होते हैं वो प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ के लिए होते हैं, आप ले सकते हैं। 9628182649 बेहतरीन कंटेंट के साथ अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो, फटाफट मैसेज करके नोट्स ले लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।